अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बड़ी पुरसुकून गुजरी होगी। ज़रा बात करते हैं अब ईद के बाद क्या होने जा रहा है, ख़ासकर सियासी मंजरनामे पर, क्योंकि कहा जा रहा था कि ईद की छुट्टियों के बाद सियासत में बड़ी तेज़ी, बड़ी गहमा गहमी होने वाली है और उसका इशारा इस बात से मिल रहा है कि ईद से चंद ही दिनों पहले सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से। वैसे तो नवाज़ शरीफ साहब खामोश नज़र आ रहे थे इलेक्शंस के बाद से, उस तरह सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं थे काबीना की, पंजाब काबीना की 1-2 मीटिंग्स अटेंड करने के अलावा। लेकिन बताया जा रहा है जो सीनियर सहाफ़ी उस इशाइये में, उस डिनर में मौजूद थे, जिसमें से एक सलमान गनी साहब भी हैं जिन्होंने PTV के साथ गुफ्तगू की। बताया जा रहा है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब उसमें शामिल थे, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब शामिल थे, बाकी दोनों ने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन सलमान गनी साहब ने यह ज़रूर बताया है कि नवाज़ शरीफ साहब ने इशारा दिया है कि ये जो 6 जजेस का मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है, नवाज़ शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि वो भी फरीक बन जाएं इस केस के अंदर, क्योंकि अदलिया के मामले पर 2016 के बाद पनामा से मुतल्लिक उनके साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा जुल्म था और वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टेकअप करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वो ना सिर्फ कानूनी तौर पर मुशावरत करें बल्कि सियासी महाज पर इसका बयानिया किस तरह से बन सकता है और इस सिलसिले में किस तरह से वो आगे लेकर चल सकते हैं मामलात को, इसके ऊपर भी वो गौर कर रहे हैं। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल तो कुछ यूँ रखा है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर ये काम करते हैं, यानी फ़रीक बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये दुरुस्त फ़ैसला होगा, क्या ये दुरुस्त इक़दाम होगा? लेकिन जमा खातिर ये भी कि आज ही खबर आई है जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने आप को ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच सो मोटो के तहत समाअत कर रहा है 6 जजेस के मामले की, उससे अपने आप को अलग कर लिया है। इसको भी आगे डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब अगर ये कदम उठाते हैं तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा, सियासत के ऊपर इसका क्या असर होगा? हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, एजाज़ सैयद साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एजाज़, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में मैं बड़ा क्लियर हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब अनडाउटेडली इस पाकिस्तान के नहीं, साउथ एशिया के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि नवाज़ शरीफ साहब अभी तक 2024 में नहीं, साल 2016 में रह रहे हैं। अभी तक वो अपने ज़ाती जो उनके मामलात थे, नो डाउट उसका पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा असर पड़ा, मुल्क के ऊपर भी बड़ा मनफी असर पड़ा, लेकिन अभी तक वो अपने ज़ाती खला से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तक वो सिर्फ इसी बात का बयानिया लेकर चलना चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से निकाल दिया गया। ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया करते थे, फिर नवाज़ शरीफ साहब अदलिया का नाम लेने लग पड़े और अब वो अदलिया के मामले के ऊपर आगे चल पड़े हैं। तो चलिए ठीक है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब तक जब तक अपने इश्यूज़ को मौजूदा हालात के साथ मुवाजना नहीं करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अमली तौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात ने साबित कर दिया है कि नून लीग की जो सियासत है और नून लीग एज ए पार्टी, बड़ी तल्ख बात है कि वो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। लोग अगर ग्राउंड में निकले, इंतखाबी नताइज जो सरकारी तौर पे जारी हुए हैं वो तो मेरे और आपके सामने, एक हुकूमत भी नून लीग की बन गई हुई है, लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखें तो सही, और सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। नवाज शरीफ साहब आउटडेटेड बातें जब तक करते रहेंगे वो सियासत में वापस नहीं आ सकेंगे। अच्छा, क्या आप समझते हैं ये जो अब वो नई, अब ये जो अदलिया का सहारा लेकर या ये इस मामले के ऊपर वो आगे चलने वाले हैं, क्या इससे वेंटिलेटर हट सकता है, सियासी वेंटिलेटर जो उनको लगा हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर ज़रा स्पार्क आ सकता है आपके मुताबिक, जो इस वक्त बिल्कुल लैग कर रही है सियासत? देखिए, इसके लिए तो बोल्ड अलीना फैसले करने होंगे, और जब बोल्ड फैसले और बोल्ड बयानिया लेना होगा तो फिर आपकी जो असल पावर्स हैं उनके साथ लड़ाई हो जाएगी, और असल पावर से लड़ाई हो जाएगी तो आपकी मरकज़ में अपने भाई की हुकूमत और पंजाब में अपनी बेटी की हुकूमत कुर्बान करना पड़ेगी। तो क्या ये कुर्बान करने के लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये ज़हनी तौर पे तैयार है। अच्छा उमर, आपकी क्या राय है? देखें, 2 चीज़ें हैं ना। पहली बात तो ये है कि जो बात चल रही है कि मियां नवाज शरीफ ने करना क्या है। मियां नवाज शरीफ का जो तर्ज सियासत है उसमें वो खामोशी को अपनी ताकत तस्वर करते थे, और उनका ये ख्याल था कि मेरी खामोशी जो है ना मेरे मुखालफिन को ले दे जाएगी। और दूसरा, जो नून लीग वाले हैं ये समझते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
जो हो रहा है लोग देख रहे हैं, लोग खुद फैसला कर लेंगे और इन्हें कोई बोलने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन इमरान खान की सियासत ने यह साबित किया है, उसका ये इम्पैक्ट आया कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप रोना शुरू कर दें, और एक तो आपको आवाम से हमदर्दी भी मिलती है और आपका एक प्रेशर भी बिल्ड होता है। तो मेरे लिए आप जो मियाँ साहब हैं उन्होंने भी सोचा है कि मैं भी रो के दिखाऊं कि हमारे साथ क्या हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ हुआ। आज हम जब बात करते हैं आज के हालात की, और वो हम जो 2016-17 की पोजीशन है उसको माइनस करके बात करते हैं तो ये बात अधूरी होती है। ये असल में मामला तब से शुरू हुए हैं। तो अब तो ये है ना कि अदले से बदला वाली बात हो गई है कि जो उस टाइम हुआ था अब बदला लेने वाले दूसरी पार्टियां हैं और वो ले रही हैं। अब जो नून लीग वाले सोच रहे हैं, जब कोई जजेस की तरफ से कोई बात आती है तो वो कहते हैं जी कि जब हम पे गुजर रही थी तो आप किधर थे, या आप उस टाइम क्या कर रहे थे। अब यह है कि नवाज शरीफ करने क्या जा रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया। मेरी तो उनके साथ कोई मुलाकात नहीं है और ना ही जो वफद उनको मिला है मेरी उनके साथ भी ऐसा कोई बात नहीं हुई। जो मुझे लग रहा है वो ये करेंगे कि ये जो बात पहले ही होती थी ना, जो आजम तारड़ साहब ने भी बात की कि अगर तहकीकात होनी है, जब कमीशन की बात हो रही थी तो अगर तहकीकात होनी है तो फिर वो 2017 से शुरू होंगी या 2016 से शुरू होंगी। तो यही है कि मियां नवाज शरीफ हो सकता है कोई एप्लीकेशन दे दें कि अभी सुमोटो वाला केस जो है वो भी, उस पर भी सवालात आ रहे हैं कि जिस तरह जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने अपना एक इख्तिलाफी नोट लिखा है। लेकिन हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो बेंच है ये कायम रहता है, या अगर उसमें से कोई रिक्यूज होता है तो फिर भी ये बेंच जो है अपनी कार्रवाई को आगे जारी रखता है। तो उस सूरत में होगा कि मियाँ साहब भी एक दरखास्त डाल देंगे। मियाँ साहब कहेंगे कि अब जिन 6 जजेस की बात हो रही है उनमें एक जज जो है उनके, तो मियाँ साहब अपने आप को समझते हैं कि वो उनका हदफ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके हवाले से भी बात कर दें। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट से ये पूछेंगे कि जब वो जज अरशद थे उनका जो एक वीडियो आई थी तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार था। उस पे जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं उन्होंने जो फैसला दिया था वो इंतहाई मज़हक़ाहेज़ था कि जो उन्होंने बताया कि अगर आपने किसी की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो पहले वो प्रोफेशनल जो है वीडियोग्राफर होना चाहिए, जैसा कोई वो कौन सा भाई को हॉलीवुड में लेकर जानी है, वो एज ए एविडेंस देनी है। बात तो ये होनी चाहिए थी कि उन पर प्रेशर आया था या नहीं आया था। तो अदालत ने उस टाइम इन चीजों को गैर संजीदा लिया था, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वो अदालत को वो बात याद दहानी कराएंगे और वही बात जो है वो अपने वोटर्स को याद दहानी कराने की कोशिश करेंगे, और उसी एक याद दहानी के जरिए जो ओवरऑल बयानिया चल रहा है वो इसको सिलेक्टिव की बजाय इंक्लूसिव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कि भाई अगर बात होनी है तो खुलकर करें बात, कि ये बात ना इधर से शुरू हो रही है और ना इधर खत्म होगी, ये चीजें आगे तो चलती रहेगी अगर आप बनाना है। अच्छा उमर, तो आपके ख्याल में ये ठीक उनकी डायरेक्शन है, फैसला उनका दुरुस्त है कानूनी तौर पर भी इसको अप्रोच करने का, और फिर ऑफ कोर्स सियासी बयानिया उसके साथ जैसे जैसे चलेगा वो भी करने का, या फिर आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा उनको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी नुकसान वाली तो कोई बात नहीं है। अगर वो ले आएंगे तो उनका ये राइट बनता है और उन्हें करना चाहिए। सियासी तौर पर भी उनको फायदा होगा, और एक तरह से ये है कि उनकी कानूनी तौर पे हो सकता है कोई सुनवाई भी हो, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह अदालत ने पहले जुल्फकार अली भुट्टो केस में अपने फैसले को रिव्यू किया है, उसमें अब ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अभी एजाज कह रहे थे ना कि ऑलरेडी नून लीग बड़ी एक पुरानी सोच, पुरानी ख्यालात की जमात, उन्होंने तो सियासी वेंटिलेटर पर हैं, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो मज़हर साहब, क्या आपको भी लगता है कि इससे ये वही पुराना बयानिया मुझे क्यों निकाला और इस तरह से सारी साजिश हुई वो रिपीट होगी, उसकी रिपीट टेलीकास्ट होगी और कोई हासिल वसूल नहीं होगा, या आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है नवाज शरीफ का अगर ऐसा करते हैं तो? देखिए अलीना, सबसे पहले तो जिस तरह आपने भी इब्तिदा में कहा और एजाज ने भी, ये ईद ऐसी है जिसमें किसी को ईद मुबारक कहना अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ ग़ज़ा की सूरत हाल देखें आप, बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें आप, अमन अमान की सूरत हाल देखें, जहाँ लोग मारे जा रहे हों, वहाँ आप कैसे किसी को ईद मुबारक कहेंगे? तो सबसे पहले तो ये बात है, एक ज़ाहिर है हमारा मजहबी फरीज़ा भी है ईद मुबारक कहना, लेकिन आप देखें कि अभी हमास के सदर जो सरबराह हैं उनकी पूरी फैमिली को उड़ा के रख दिया उसमें। तो इस चीज़ को ज़रूर हमें देखना पड़ेगा, अपने गिरबानों में भी हमें झांकना पड़ेगा।
दूसरी जो आपका सवाल है, देखिए नवाज शरीफ अगर मौजूदा हुकूमत के लिए कोई इमीडिएट प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ खड़ी कर सकते हैं और खड़ी कर रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उसकी बुनियाद पे नहीं कह रहा। जो मुस्लिम लीग नून के वो लोग हैं जिनके बयानात इस तरह के आ रहे हैं, जैसे कुछ को सेनेटर्स बना दिया जिनका ताल्लुक निगरान हुकूमत से था, उस हवाले से राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ हैं, इन बयानात को अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा। जो लोग ताकतवर लोग हैं, जाहिर है वो डायरेक्टली उन्हीं को हिट कर रहे हैं उनको, और इन लोगों को नवाज शरीफ के कैंप के लोग समझा जाता है और ये समझा जा रहा है कि ये बयानात नवाज शरीफ की तरफ से आ रहे हैं या उनके हिमायती दे रहे हैं। तो अब नवाज शरीफ अगर आगे चल के इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं तो उसमें रिस्क एलिमेंट बहुत है और जाहिर है उसका जो फ़ायदा है वो किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं पहुंचने जा रहा, या शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो पहुंचने नहीं जा रहा उसमें, क्योंकि एक नई चीज़ आप लेके चलेंगे। जाहिर है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का पूरा सेटअप है, जिसका कुछ इशारा एजाज ने भी दिया, जिस तरह के इलेक्शन के नतीजे में चीज़ें सामने आई हैं, और जो नवाज शरीफ साहब का ये फैसला था कि वो पीछे हट गए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें जब तक क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी, यानी वो सिर्फ अपनी ज़ात को, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि जी शहबाज शरीफ को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, वो चैलेंज आपने खुद क्यों नहीं लिया? जो चैलेंज आपने शहबाज शरीफ को दे दिया, उस चैलेंज को वो खुद लेते। एक चाहे कमज़ोर हुकूमत होती, लेकिन चैलेंज तो यही होता है। अगर एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके आप हुकूमत करना चाहते हैं तो जो नॉन कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें अपने भाई को डाल दें आप उसमें, और फिर इस तरह का या तो आप पार्टी को ऑर्गेनाइज करें ना। अगर इस वक्त आपके पास एक वक्त है और मुस्लिम लीग नून को आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब में सूरत हाल है, और वेंटिलेटर हटाने के दो तरीके होते हैं। एक तो वेंटिलेटर होता है कि आप बहुत इम्प्रूव कर रहे हों पॉलिटिक्स, और दूसरा वेंटिलेटर इस वक्त हटाया जाता है जब आपको पता है कि आप जो है होपलेस हो गए हैं। तो ये फैसला करना पड़ेगा मियां साहब को कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स को किस तरह आगे लेके जाना है, या उस पॉलिटिकल के उसके जो नताइज हैं वो उनकी जो इस वक्त हुकूमत है, उनकी पार्टी की कोalition हुकूमत, उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। अब जो उनका केस है, जिस केस में वो पार्टी फरीक बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं बकौल उन सहाफ़ियों के जो उनसे मिले हैं, उससे वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं, यानी वो कौन सा रिलीफ लेना चाह रहे हैं। भुट्टो का फैसला था, उसमें फैसले में एक सज़ा हो गई, फांसी चढ़ गया एक साबिक़ वज़ीर आज़म। इस फैसले में क्या रिलीफ मिल सकता है? क्या वो मैक्सिमम यही रिलीफ चाह रहे हैं कि ये कहा जाए कि जी 2017 का जो फैसला था या 2016 का जो फैसला था वो गलत फैसला था, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो नवाज शरीफ आगे जो पॉलिटिक्स लेकर जाना चाह रहे हैं वो क्या 2017 की गुजरांवाला की तकरीर वाली पॉलिटिक्स लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, या वो कोई नया बयानिया देना चाह रहे हैं? जैसे एजाज भी कह रहा था, उमर भी, कि ये जो चैलेंज है आपके लिए, ये चैलेंज आपके लिए नहीं है, ये चैलेंज फिर आपकी हुकूमत को फेस करना पड़ेगा। मैं सब क्विकली बताइएगा, आप क्यों समझ रहे हैं कि वो मुश्किलात खड़ी करेंगे और खड़ी करना चाह रहे हैं? ये नवाज शरीफ को क्या बेनिफिट होगा इसके अंदर? आप ये देखिए ना, ये मुश्किलात किसके लिए खड़ी हुई हैं? जब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी तो कोई भी पोजीशन लेना चाहें वो ले सकते हैं, तो ये किसकी तरफ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हम इसे अखज़ क्या करें? क्या नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ इसलिए वो अब उन्होंने क्यों फैसला किया? अलीना, ये पूरी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि नवाज शरीफ सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, वो सिर्फ उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, वो एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। वो खामोश हैं, वो पार्टी, बजाय इसके कि आप हुकूमत की मीटिंग्स करें, आप पार्टी मीटिंग्स करें ना, आप पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। आप ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं जो बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब फरीक बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उनका। एजाज, आप ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, ये अरेंजमेंट जितना भी मौजूदा गवर्नमेंट का बना है मरकज़ में और पंजाब में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इसमें नवाज शरीफ का रोल नहीं था। पावर्स दैट बी जो थी वो नवाज शरीफ उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया था इन्होंने, और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके ही ये सारी सिचुएशन है जो आज मेरे और आपके सामने उसी नतीजे में आए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में अलमिया रहता है और बहुत बड़ा अफसोस है कि इस रीजन की पॉलिटिक्स को समझने वाला, मैं ये कहूँगा कि बड़ा ही सीनियर पॉलिटिशियन, कि जब वो इक़्तिदार से निकल जाता है तो उसे इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी लगती है, और जब वो इक़्तिदार में आ जाता है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। आप देखें ना कितने कितने बड़े वाक़यात हुए, इन गुज़िश्ता 6 महीनों के ही वाक़यात देख लें, कहीं एक भी नवाज शरीफ साहब को आपको नज़र आया बात करते हुए नवाज शरीफ साहब? लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने खोल से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अमली तौर पे नवाज शरीफ साहब अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको उसी दिन दफन कर चुके हैं जिस दिन उन्होंने सपोर्ट किया था एक्सटेंशन के बिल को, लंदन में बैठ के अपने साथियों के साथ उन्होंने उनसे कुरान पे हलफ लिया था। और अब वो जिस इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते थे उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर वापस आ गए, और वापस आके अभी जब वो देख रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो खुद वज़ीर आज़म नहीं है, उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया, उनकी बेटी के पास एक सूबा है, और सूबे की जो सूरत हाल है देख लें कि कितनी सारी सूबे में भी सूबे के आईजी के पास या सूबे के चीफ सेक्रेटरी के पास भी कितनी सारी पावर्स होती हैं। तो अब उनको नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में इस बात के की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, और अब वो कह रहे हैं कि जी मैं जाऊँगा वापस आऊँगा। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जब तक या तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते, वो बाहर चले जाते हैं। जब वो जेल में जाते हैं तो फिर क्या होगी सर? वो डील कुर्बानी को जरा डिफाइन कीजिएगा। अनफॉर्चुनेट जी, कुर्बानी का मतलब तो देखिए ना, ये कुर्बानी का मतलब ये है कि देखिए नवाज शरीफ साहब मानसहरा की सीट हारे हैं, उनकी लाहौर की सीट के ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, और नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ जगहों पर यह पैगाम दिया जाता है, मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं कि जी देखें जब ये कोई बात करने लग पड़ेंगे ना तो वो इनकी सीट जो है उसकी इनकी सीट ओपन कर लेंगे। तो नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में खुला दिल करके या तो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं, ये कहेंगे जी हम स्टेप डाउन करते हैं, जो बेसिक मसाइल हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस बड़ा मसला है, इकॉनमी बड़ा मसला है, या अगर आपने सारे चीज़ों को इंक्लूड करके करना है तो आज की भी बात करें। आप देखिए ना, नून लीग का और पीटीआई का एक बुनियादी मसला है। पीटीआई जो है वो रोना रोती है, सिर्फ आज 2024 का रोना रोती है, 2 साल 2022 से लेकर 2024 का रोना रोती है, और नून लीग रोना रोती है 2016-17 में इनके साथ क्या हुआ। वो तो बड़ी सीधी सी बात है ना, मामलात को वो तो बड़ी सीधी सी बात है ना। उस वक्त उनका खराब वक्त था तो वो उसका रोना रोएंगे, अब इनका खराब वक्त है तो इसका रोना रोएंगे, वो तो ऐसे ही होगा। नहीं तो फिर अगर उनको कर लेना, पीटीआई के साथ भी पहले हुआ होता तो या फिर हुकूमत के मजे लेने। अच्छा देखे ना, या तो हुकूमत के मजे, दो चीजें नहीं हो सकती एक साथ उमर, और ये भी बताना दोनों मजे तो नहीं हो सकते, या अपोजिशन के में रहे या हुकूमत में। ये हुकूमत में आके भी दिखाना ये चाहते हैं कि हम अपोजिशन में, या तो ये फैसला कर ले इन्होंने करना क्या है। उमर देखिए, मेरे ख्याल है कि जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि ये बातें हों। तासर ये जाए कि मियां नवाज शरीफ जो है ना वो शायद कोई दोबारा खुदकुश धमाका करने वाले हैं। एक बात क्लियर है कि जब हुकूमत साजी हो रही थी तो ओवरऑल जो मियां नवाज शरीफ हैं या उनके हम ख्याल लोग हैं पार्टी में, वो नहीं चाह रहे थे कि हम मरकज में गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन जिनकी वजह से ये पंजाब में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ रहे हैं या जितनी सीटें ले रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आपको जिधर फायदा हो तो आप उधर ठहरें और बाकी जगहों पे आप कहें जी कि इधर आप इमरान खान को ले आए। तो वो तो इनके लिए मुमकिन नहीं था। अब यह है कि इनकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई शहबाज शरीफ के लिए खतरा बनेंगे। बेसिकली अभी भी इनका गुड कॉप बैड कॉप वाला मुझे तो नजर आ रहा है कि जिसमें ये अपोजिशनल रोल भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तासुर ये दे रहे हैं जी कि मियां नवाज शरीफ जो है ना उनको इन्होंने बांध के रखा हुआ है, मियां साहब जो है ना वो कहीं खुल गए तो पता नहीं क्या करेंगे। कुछ नहीं उन्होंने करना, वो अपनी सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात एजाज कह रहा था वेंटिलेटर पे इनकी पॉलिटिक्स है, मसला ये है कि उसको वेंटिलेटर से ये किस तरह निकाल सकते हैं, और ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है।
अब यह है कि इनकी पार्टी में दो राय पाई जाती हैं या एक दो सोचें पाई जाती हैं कि एक तो यह है जी कि हमने गवर्नमेंट तो बना ली है, अब हमने सियासत भी करनी है। वो सियासत कैसे करेंगे? तो सियासत का यही तरीका है जो मियां साहब कर रहे हैं, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट चले गए, कभी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। इनके लिए ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सियासी तौर पे टेम्परेचर कूल डाउन हो। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए इमरान खान का तावन जरूरी है। इमरान खान तो तावन करने के लिए तैयार है। बट सियासी तौर पे कूल डाउन टेम्परेचर इस तरह से होगा कि मियां साहब भी ये जो 6 जजेस का मामला है उसके अंदर सियासी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी फरीक बन जाए, या फिर बेहतर तरीका ये था कि वो ज़रा अपने आप को विदहोल्ड करे। ऑल्सो एजाज आपको याद होगा, सॉरी उमर आपको याद होगा कि जब हम ये सारा का सारा मामला डिस्कस कर रहे थे, 6 जजेस का ख़त आया, PTI का जब इसके ऊपर रिएक्शन आया था तो हम लोगों ने तनकीद की। आपने भी, मुझे याद है कि आपने कहा कि मामले को सियासी बनाने के मुतरादिफ है। अब जब नून लीग भी इसमें फरीक बनने जा रही है तो क्या वो भी इस मामले को सियासी नहीं बना रहे? क्या इस मामले को सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली हल नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं, हो जाना चाहिए था। मैंने को PTI के हवाले से एक कोई ऐसी अलग से बात नहीं की थी और ना को PTI वाले को पहली दफा ऐसा कर रहे थे। मैं तो एक बात कर रहा था ओवरऑल जजेस के हवाले से या उनके डबल स्टैंडर्ड्स के हवाले से। बात ये हो रही थी कि क्या ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या कि सुप्रीम कोर्ट को ये इशू टेकअप करना चाहिए, उस पैराए में बात हो रही थी। लेकिन अगर आप हमारा सारी सियासी जमातों का एक मॉडल देखें जो कि एक मेन पॉलिटिकल पार्टी समझी जाती हैं, ये 3 है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और PTI है। आप देख लें कि इनके दोनों में कोई एक जिस पोजीशन में भी हो, या अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, दोनों ये रोल प्ले कर रहे होते हैं कि आपको अभी PTI में भी एक तरफ इमरान खान जो है बड़ी जारहाना एक इनिंग खेल रहे होते हैं। अब इन्हीं के लोग जो है वो कह रहे होते हैं जी कि हमें कोई, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह नहीं सर, आई थिंक द पॉइंट इज कि जब उस वक्त जजेस के मामले के ऊपर PTI ये समझती थी क्योंकि हमारे केसेस से मुतालिक आप लोग बात कर रहे हैं तो हम इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फरीक हो जाते हैं, हमारे से लिंक्ड है। अब अगर नून लीग इस मामले के ऊपर ये कहती है कि जी आज से नहीं फिर कल से भी शुरू करें, तो वो इस मामले में फरीक बनने जा रहे हैं कानूनी तौर पे भी, वो सही है आपके मुताबिक? वाई सो? PTI का गलत क्यों था, इनका क्यों सही है? उमर? देखिए अलीना, जो इस वक्त, अच्छा मदद साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी सर। अलीना देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जजेस का मसला है, जो अदलिया का मसला है, विद इन जुडिशरी जो इशू है, वो पहले विद इन जुडिशरी को, मियाँ साहब को ये चाहिए कि विद इन जुडिशरी जो इशू है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। इस वक्त जो चैलेंज है, देखिए एक माशी इशारे मिल रहे हैं, माशी जो इंडिकेटर्स हैं उसकी तरफ मियाँ साहब को, गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक पुराने डिस्कोर्स में चले जाएं। ठीक है। इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से एक तहरीक का आगाज होने जा रहा है, उसमें और जमातें भी अभी शामिल होने जा रही हैं। ऐन मुमकिन है JUI भी शामिल हो जाए, ऐन मुमकिन है जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा बन जाए। वो चैलेंज है, उसमें गवर्नमेंट में रहते हुए आप ऑपोजिशन का किरदार नहीं अदा कर सकते। ये मियाँ साहब को सोचना पड़ेगा। बट उमर इससे अग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह का किरदार नहीं होगा अगर वो कोई तहरीक करते हैं। प्लीज अगर मुख्तसरन आप उमर अपने पॉइंट को डिफेंड कर सकें तो देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये मॉडल एक आ गया है कि जिसमें आप हुकूमत में भी होते हैं और अपोजिशन का किरदार भी अदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कई महाज पर एक अवामी हमायत खो रहे होते हैं। तो इसी तरह गुड का बैड का वाला चल रहा होता है कि शहबाज शरीफ जो है वो गवर्नमेंट में है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे हैं। मियाँ साहब के बारे में चूंकि अवाम उन्नास में तासर ये है कि वो उनकी बनती नहीं है, तो मियाँ साहब को उस तरफ चल पड़ते हैं। हाँ, यानी कि मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कर रहा कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, मैं तो उनका एक रैशनल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई किसी तरह से शहबाज शरीफ की को कश्ती डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेसिकली अपनी सियासत को लेकिन उनके एक्शन दोबारा से उसको ऊपर लाने की कोशिश। अब अगर उनके अपने जो सरकर्दा रहनुमा हैं, अब अगर आप ये कहें कि जी मोहसिन नकवी को, अनवारुल हक काकड़ को या फैसल वाडा को तो भाई आप लेकर आए ना, तो आप किसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? उन लोगों का तासुर क्या जाएगा कि आप, वो जाहिर है वो तो यही समझेंगे ना कि ये कैंप कौन सा है, ये कैंप नवाज शरीफ का कैंप है,
ये कैंप शहबाज शरीफ का कैंप नहीं है। तो मियाँ साहब को इन चीज़ों की तरफ मेरे नुक्ते नज़र से, जब वो इन चीज़ों में इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो अल्टीमेटली नुकसान गवर्नमेंट का होगा। मज़र साहब कहते हैं नुकसान होगा, ये ठीक कदम इसलिए नहीं है बिकॉज ज़्यादा नुकसान होगा गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी से। देखिए नुकसान उमर उस बात में वैसे कोई डाउट नहीं। उमर हाँ अलीना ये जो अभी बात हो रही थी ना मोहसिन नकवी साहब की, काकड़ साहब की या वाडा साहब की, तो अगर ऐन मुमकिन है कि कल उनको कोई पूछे कि भाई आप पर ये एतराज आ रहा है कि आपको वो लेकर आए हैं, उनका हो सकता है कि आगे से जवाब होगा कि इनको कौन लेकर आया है। अब ये देखें ना, जो सूरत-ए-हाल इंतखाबात में थी और अगर आजादाना इंतखाबात होते तो नून लीग भी कहीं नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा इनका कोई उस लिहाज से भी जवाब नहीं बनता। ये खुद भी तो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो जो है वो अगर इंडिविजुअल है तो उनको ये ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। ये एज अ पार्टी इन्होंने बात की हुई है। नहीं बट उमर मज़र साहब और एजाज यही फिर कह रहे थे ना, आप तो उन्हीं की दलील दे रहे हैं, वो यही कह रहे थे कि उनका जो जवाब है कम बनता है ये तनकीद करने का, कहने का, जब वो इस्टेब्लिशमेंट को या इस तरह के किरदारों को टारगेट करते हैं, फिर नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा। एजाज यू वांटेड टू ऐड समथिंग प्लीज मुख्तसर, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। नहीं, मैं यही बात ऐड कर रहा था। उमर ने बात कर दी कि देखिए जब सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर ली तो नवाज शरीफ साहब जो है किसके खिलाफ जा रहे हैं अदालत में? अदलिया के बाज़ जजेस, उसमें भी चंद जजेस हैं जिनके बारे में ये नवाज शरीफ साहब बात करते हैं। एक जज साहब तो वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इस्तीफ़ा देकर चले गए, जिनके बारे में डर था कि वो चीफ जस्टिस होते तो बड़ा मसला होता। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है पहले तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करते रहे, कहते रहे इस्टेब्लिशमेंट बड़ा इशू है, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ सिविल मिलिट्री इशू जो है पाकिस्तान के बुनियादी इशूज़ में से एक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया। फिर नवाज शरीफ साहब ने लाइन बदल ली, उन्होंने कहा कि नहीं ये जो मामला है अब जजेस का हो गया। पहले ये आपको याद होगा ये जल बाजवा के ऊपर और फैज़ मीर साहब, फिर गुड इस्टेब्लिशमेंट बैड इस्टेब्लिशमेंट भी हो गई थी। अब नहीं, अब वो जनरल बाजवा साहब के ऊपर भी इनको रियलाइजेशन आ गई है कि जी वो उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी। फिर नई जो इस्टेब्लिशमेंट आई उसके साथ हाथ मिला लिया। आप कहते हैं कि नहीं जी अदलिया बड़ा मसला है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट भी मसला है, अदलिया भी मसला है, बाकी लोग भी मसला है, लेकिन आपकी चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। इनके पास क्लैरिटी नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके से कोशिश कर रहे हैं जो बड़ी सामने विजिबल नजर आ रही है और बड़ी भदी भी लग रही है सोल्टू से। चले लेट्स सेटल ऑन कि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अभी, लेकिन अक्सरियत मज़र साहब और एजाज की यही राय है कि ज़्यादा डैमेज होगा मुस्लिम लीग नून को अगर ये इकदाम उठाती है नवाज शरीफ की तरफ से खास तौर पर, और हुकूमत को भी उसके रेप्रिकॉशंस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। एंड स्पीकिंग ऑफ हुकूमत और मुज़ाहमत, एक ऑपोजिशन तहरीक बन गई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 6 जमातें मिलकर उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। आज पहली कॉर्डर मीटिंग, जलसा आप इसको कह लें, वो भी हुआ। 6 सियासी जमातें हैं जो इसमें शामिल हैं और ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि आगे चलकर और भी जमातें इसमें शामिल होंगी। आज जो तकारीर हुई उससे एक तो ये मुतालबा किया जा रहा है बेसिकली और या बुनियादी तौर पर कि जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए उनमें रिगिंग हुई, धांधली हुई, उसके बारे में कुछ किया जाए। उन रिजल्ट्स को हम नहीं मानते। फिर आज जो अचकज़ई साहब ने तकरीर की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो सियासी केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के ऊपर, उनको ख़त्म किया जाए। और तरीका उन्होंने ये बताया है कि करारदाद लाई जाए पार्लियामेंट के अंदर और वहाँ से तमाम केसेस खान साहब के ऊपर ख़त्म करवाए जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि क्या अपोजिशन की जो तहरीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, इससे हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा? एजाज क्या राय है आपकी? अलीना, अपोजिशन ने जो तहरीक का आगाज़ किया और आपको पता है कि बलूचिस्तान में सबसे पहले जो जलसा है वो किया गया है। इसमें मुझे जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके इखलास के ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। और भी लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये मुझे कहें कि ये कोई डैमेज कर पाएंगे गवर्नमेंट को, तो मेरा नहीं ख्याल ये डैमेज कर पाएंगे। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन जो जमातों का इत्तेहाद है उसमें अक्सर जमातें और अक्सर जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, वो इसको किसी समत में जाने नहीं देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि असल ख़तरा हुकूमत को
किस से है? मेरा ये ख्याल है कि असल ख़तरा हुकूमत को, अगर आज की सूरत हाल चेक करें तो असल ख़तरा हुकूमत को है अदलिया के साथ महाज आराई का। अदलिया ने जो ख़त लिखा है, अगर बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो इस वक्त अदलिया में भी बाज़ अनासर को हलाशरी दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट में भी बाज़ इस्टेब्लिशमेंट को भी हलाशरी दे रहे हैं कि जी इन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या एक दो जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, एक आध जज के ख़िलाफ़ आपको पता है कैंपेन चलाना भी शुरू कर दिया है। मेरे ये ख्याल है कि अगर हुकूमत की अदलिया के साथ महाज आराई ने कोई नया रंग इख्तियार किया और हुकूमत ने बाज़ जजेस के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी तो ये जो अपोजिशन की तहरीक है ये इसमें जान पड़ जाएगी। ये सारी अपोजिशन की जमातें अदलिया के सामने आकर खड़े हो जाएंगी और आपकी जो वकला तंजीमें हैं वो भी इनके साथ शामिल हो जाएंगी, तो फिर एक बड़ा डैमेज हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन जमातों का जो मौजूदा हैयत है इसमें ये मरकजी हुकूमत को कोई बड़ा डैमेज कर सके, क्योंकि आपको ये क्यों लग रहा है कि हुकूमत तादीबी कार्रवाई करेगी जजेस के खिलाफ? देखिए, इस वक्त आप बहुत सारे जो लोग हैं जो हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं, उनका आप देख लीजिए तर्ज़े गुफ्तगू उनका क्या है, या वो जो पॉइंट्स उठा रहे हैं जजेस के हवाले से, जिन जजेस ने ये ख़त लिखा है उस हवाले से इस बात का सिग्नल मिल रहा है कि बाज़ जगहों पर इस बात की सोच मौजूद है कि जो जज साहिबान हैं जो ज़्यादा मसला कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ अलग से कार्रवाई का आगाज़ किया जाए या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। तो लगता ये है आल्दो केस के अंदर भी अदलिया के अंदर से बड़ा चैलेंज आएगा और वो जो चैलेंज है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो चैलेंज है अदलिया के साथ, अगर ये चैलेंज ज़्यादा बड़ा हुआ तो अपोजिशन की जमातें कोई अपना रास्ता बना सकेंगी और ज़ाहिर है हुकूमत की आ गई इतनी फुटिंग बड़ी कमज़ोर है। अच्छा, ये जो मरकज़ी हुकूमत ये जो मुतालबा किया है कि एक करारदाद लाई जाए पार्लियामेंट में जिसमें सारे के सारे केसेस माफ़ करवाए जाए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जो करारदाद होती है पार्लियामेंट की उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती जब तक वो कानून ना बने। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारी जगहों पर बात हो रही है, यानी कि वो खुद बात नहीं कर रहे लेकिन उनके बिहाफ पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। पिछले दिनों जो उनके केसेस ख़त्म हुए हैं या नैब ने आपको पता है अदालत में कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये उनको रिलीफ मिलने के इशारे थे। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब का जो कंडक्ट है वो भी देखा जा रहा है कि वो क्या कंडक्ट करते हैं। अगर वो इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे या अनॉय करते रहे पावर्स दैट भी है तो वो बाहर नहीं आ सकेंगे। गो कि उनको बाहर आने का उनका काफ़ी ज़्यादा चांस है, लेकिन उनको अंदर रखने के जवाज़ भी बहुत सारे हुकूमत के पास मौजूद हैं, बहुत सारी FIRs हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो करारदाद के ज़रिए इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता। पहली बात तो यह है कि करारदाद आएगी नहीं, अगर आई भी तो उसको हुकूमत, स्पीकर हुकूमत का है, डिप्टी स्पीकर हुकूमत का है, बहुत सारी रुकावटें हैं उसके पास होने तक या टेबल इवन होने तक। ठीक है, अच्छा उमर आप कहिएगा, ये जो तहरीक है आपको क्या लगता है इसकी कामयाबी नाकामी का पैमाना क्या होगा? जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं क्या वो सॉलिड बुनियाद है एक तहरीक के लिए और उसकी कामयाबी के लिए? देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी भी तहरीक की कामयाबी का सिर्फ एक पैमाना है और वो ये है कि क्या उसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। अगर सपोर्ट हासिल है तो तहरीक कामयाब हो जाती है। इवन जो तहरीक अदम एतमाद है ये उस टाइम तक कामयाब नहीं हुई जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो कि कहती है कि हम न्यूट्रल हो गए, तो वो भी यानी कि हम इस बात को भी मान लेते हैं कि वो न्यूट्रल हो गया। उसका मतलब ये था कि उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट फराहम नहीं की। ठीक है, तो उस सूरत में अब अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें तो मुझे नहीं लगता कि जो अपोजिशन से गवर्नमेंट को कोई सीरियस चैलेंज है। गवर्नमेंट को जो सीरियस चैलेंज है वो इकोनॉमी के है। अगर वो इकोनॉमी पे फ्रंट पे को डिलीवर करने में कामयाब हो जाती हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगी। अगर वो कामयाब नहीं होते तो PTI में ये पोटेंशियल मौजूद है कि उनके खिलाफ एक ओवरऑल एक क्याटिक सिचुएशन वो अवाम के अंदर सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे चैनल के जरिए वो क्रिएट किए रखेंगे। जहां तक जुडिशरी की बात है, मुझे जुडिशरी से भी ऐसा चैलेंज नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जुडिशरी जो है वो कोई गवर्नमेंट के मातहत हो गई है, लेकिन ये है कि जिस तरह के होते थे ना कोई एक पर्सनैलिटी क्लैशेस जो हैं
वो अभी नजर नहीं आ रहे कि ऐसा हो कि जो एक लीडरशिप पोजीशन पे लोग हैं जुडिशरी में, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या वो जो सुप्रीम कोर्ट हों, उस में होता था यानी कि पहले भी जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो जब चीफ जस्टिस लेवल पे लोग एक उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता था तो फिर वो बेंचेस की तश्कील और बाकी मामला उधर से शुरू होते थे। तो जुडिशरी की तरफ से ऐसा चैलेंज नहीं आ रहा और जुडिशरी भी इवन जो उसमें एक हुकूमत मुखालिफ एक ग्रोह मौजूद है या कोई एक तस्वर किया जाता है, वो भी यानी कि वो उनका कोई जो अपनी लीडरशिप है उनके साथ भी कोई इत्तेफाक या कोई ऐसा उनके साथ अलायंस नहीं है कि जिसमें वो जिस तरह हम जो है इनकी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि गुड कप बैड कप खेल रहे हैं, इस तरह का जुडिशरी में भी इस तरह का कोई एक डेलिब्रेट एफर्ट हो, वो मुझे नजर नहीं आ रही। और लिहाजा ये जो अपोजिशन की तहरीक है ये उनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करने की जरूरत है। उनको हुकूमत वो केपी में अपनी एक तहरीक जो है उसको चला लेंगे, बाकी जो जगहों पर उन्हें कोई इतना कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या जो पहले वाली मोहब्बत माजी में मिलती होती थी वो मिलने का चांस नहीं है, तो लिहाजा वो कोई तहरीक इतनी कामयाब होती नजर नहीं आती। सबसे बड़ी थ्रेट गवर्नमेंट को अपनी, ठीक है मगर साहब आपकी क्या इसके ऊपर राय है? ऑल्सो बलूचिस्तान से तहरीक स्टार्ट करना ये कितना अहम है, कितनी अहमियत रखता है? देखिए अलीना, पाकिस्तान में 3 तहरीकें ऐसी थीं जो जिसमें एजिटेशन का अंसर शामिल था और जिसके नतीजे में राइटली या रॉन्गली हमें तब कुछ ना कुछ तब्दीली नज़र आती है। पहली मूवमेंट थी 68 की मूवमेंट जो अयूब खान के खिलाफ चलाई गई थी और उसमें जाहिर है उसमें एजिटेशन का अंसर शामिल था, लेकिन उसके नतीजे में अयूब खान तो गए लेकिन उसके नतीजे में याह्या खान आ गए, एक और फौजी आमिर आ गया। दूसरी हमें 77 की तहरीक नज़र आती है जो बड़े स्लो पेस में शुरू हुई थी लेकिन अल्टीमेटली उसके नतीजे में एक और मार्शल लॉ आ गया। तीसरी तहरीक हमें नज़र आती है 83 की MRD की मूवमेंट। वो हुकूमत तो नहीं बदल सकी लेकिन उसके नतीजे में उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि फौरी तौर पे जनरल ज़िया-उल-हक को अपना रेफरेंडम कराना पड़ा, फिर 85 के नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस कराने पड़े। तो किसी न किसी तरह एक डेमोक्रेटिक सेटअप को उनको लाना उनकी मजबूरी हो गई थी। फिर हमने देखा कि उसके बीच में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की वो जो तहरीकें थी वो बड़ी कंट्रोल्ड थी। उसमें पहली मरतबा में ये अंसर नज़र आया कि ये ट्रेन मार्च या धरने वाली जो चीज़ें थी वो सामने आई, जो हमें फिर नज़र आया इमरान खान की 2014 की उसमें। लेकिन उसका भी क्या था कि उसमें आपने जाके एक जगह धरना दे दिया, वहाँ कन्फाइंड हो गए, वहीं आपने अपनी जो भी मूवमेंट की थी वो। अभी ये तहरीक इट्स वेरी प्रीमेच्योर, जो तहरीक जलसों से शुरू होती है वो तहरीक फिर सड़कों की तहरीक बनना बड़ा मुश्किल होता है। लगता यह है कि कोई सच कोई अभी तक वो रोड मैप नहीं है इन 6 जमातों का। उन्होंने नाम तो अच्छा रखा है तहरीक बहाली आईन है, लेकिन उसका रोड मैप क्या है? जलसे करने के अलावा क्या चीज़ें हैं सामने? क्या वो पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल देंगे? क्या पूरे मुल्क में गिरफ्तारियां देंगे? कितना इनपुट कौन देगा अलायंस के अंदर? ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो मूवमेंट है वो एक प्रेशर के तौर पे उन्होंने शुरू की है जलसों से। ठीक है। आम तौर पे जो तहरीकें कामयाब हो जाती हैं चाहे नेगेटिवली हों, वो होती है गवर्नमेंट के ओवर रिएक्शन की वजह से। आप गिरफ्तारियां शुरू कर दें, आप जलसा ना होने दें, आप गिरफ्तार जो है लोगों की पकड़ धकड़ करें, टीयर गैसिंग करें, लाठी चार्ज करें, वो फिर एक मोमेंटम बन जाता है। तो दोनों के लिए चैलेंज है ये। ऑपोजिशन के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, लेकिन गवर्नमेंट किस तरह रिएक्ट करती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।